जो खबर हम आपको बताने वाले हैं ये एक अलार्म कॉल है और एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि अभी खतरा बाकी है। फिक्र का फोकस उस नई झील पर है जिसने नेपाल के लिए फिर से चिंता की लकीरें खींच दी हैं। बिना देरी किए आपको चीनी सरकार की तरफ से जारी वो एरियल फुटेज दिखाते हैं जो कि CGTN यानी कि सरकारी चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क पर जारी किए गए हैं। ये देखिए जरा, कुछ क्षणों के लिए इसको फुल फ्लेम पे दिखाइए जरा प्लीज, फुल फ्रेम पे। ये निश्चित तौर पर नेपाल के लिए एक बड़ा ऐलान है। एक नई झील जो कि नए खतरे के तौर पर देखी जा रही है। ध्यान से देखिए जरा, इसका पता भी कल ही लगा जब तिब्बत की साइड ग्योनिंग पोर्ट के पास आपदा के बाद चीन की 8 संसदीय इंजीनियरिंग रेस्क्यू टीम घटनास्थल का जायजा लेने पहुंची। ये देखिए आप इस टेरेन को, उस समय ये झील एरियल फुटेज में दिखाई दी। चीन के जल संसाधन मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में शोशेन, खोला और पुरेफू सांगपो नदियों के संगम के पास एक विशाल बैरियर लेक बन गया है। बैरियर लेक, नेचुरल बैरियर लेक, जो कि पत्थरों से अपने आप बन गया और जब भी प्रेशर आएगा तो वो पत्थर अपने आप स्किड कर सकते हैं, जैसा कि पहले हुआ जिसकी वजह से हादसा हुआ। ऐसा एक एनालिसिस है। गुरुवार सुबह तक इसमें लगभग 20 लाख घन मीटर पानी जमा हो चुका था और यह झील पहले ही ओवरफ्लो हो रही है। लेकिन चीन के सेंट्रल टेलीविजन के अनुसार अगले 3 दिनों में यानी आने वाले 72 घंटे में इसमें 30 लाख घन मीटर पानी और आने की आशंका है, जिससे झील के फटने का खतरा कई गुना बढ़ गया है। सोचिए, कुल मिलाकर 50 लाख घन मीटर पानी। और अगर यह झील फटी तो कल जो तबाही हुई थी उससे कहीं ज्यादा विनाश देखने को मिल सकता है। इसे और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आप एक बड़े क्रिकेट स्टेडियम जैसे कि मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, जो कि करीब 4 मंजिला है और 5 एकड़ में फैला है, अगर उसको ऊपर तक पानी से भर दें तो उसमें करीब 15 से 20 लाख घन मीटर पानी आ जाएगा। यानी यह मात्रा 2 से 3 मेलबर्न स्टेडियम को ऊपर तक पानी से लबालब भरने के बराबर है। सोचिए, पहाड़ी क्षेत्रों में इतने विशाल मात्रा में पानी के साथ भरी मात्रा में मिट्टी, पत्थर और चट्टानें बहती हुई आ सकती हैं, जो कि रास्ते में आने वाले मकानों, पुलों, सड़कों, यहां तक कि गांव के गांव और शहर के शहर तबाह कर सकती हैं। और इस झील पर चीन के जल मंत्रालय का यह भी दावा है कि वो इस झील की हलचल पर कड़ी नजर रख रहा है। झील फटने की स्थिति से निपटने और आपातकालीन बचाव कार्यों में सहायता पहुंचाने के लिए फ्लड सिमुलेशंस और विश्लेषण भी कर रहा है। अलार्मिंग है, बहुत ज्यादा अलार्मिंग है और इसको कंट्रोल कर पाना असंभव है जो नेचुरल कैलामिटी होगी। लेकिन हां, प्रिवेंटिव तौर पर सिर्फ इवैक्यूएशन किया जा सकता है। अब आपको आज नेपाल से वायरल तबाही के कुछ नए वीडियोस दिखाते हैं। इसे देखने में आपको समझ में आ जाएगा कि कल नेपाल में जो कुछ भी हुआ था वो कितना भयावह था। हमने आपको कल इसी शो में नेपाल के उस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के पानी में बह जाने के वीडियो दिखाए थे। उस वीडियो में भी दिखा था कि कुछ लोग जेसीबी मशीन को छोड़कर भाग रहे हैं। आज उसी लोकेशन से बिल्कुल करीब से एक वीडियो आया, शॉकिंग, जिसे वहां काम करने वाले एक मजदूर ने बनाया। इमेजिन करिए ओवरऑल रिएक्शन टाइम कितना था इसका, 20 सेकंड मैक्सिमम, और वो भी हायर लोकेशंस पे पहुंचने के लिए 20 सेकंड मैक्सिमम। 20 भी मैं ज्यादा बता रहा हूं। अब ये जो वीडियो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ध्यान से देखें, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे कुछ मजदूर काम पर जा रहे थे, तभी अचानक सैलाब आ जाता है। मजदूर सैलाब से बचकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। जो सबसे पीछे खड़ा है यहां पर, जो एकदम पीछे, उसको अलर्ट कॉल मिलता है। जो सबसे आगे जा रहा है उससे, ये यहां पर एकदम पीछे, तो सबसे पीछे वाले को आगे से अलर्ट कॉल मिलता है। उसके पास ऑलरेडी टाइम लैप्स, कितना कवर अप करेगा, कितने लोग बह गए होंगे। मजदूर जान बचाने के लिए दौड़ लगाते हैं। सैलाब के करीब पहुंचने से पहले ही वो एक ऊंची पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इस दौरान चीख पुकार, दहशत साफ सुनाई देती है और सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड है। नेपाल में आए सैलाब का एक और वीडियो, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें दिखाई दे रहा है कि नदी में जब अचानक सैलाब आता है तो तेजी से
बढ़ते उसके दायरे में पूरा का पूरा इलाका जलमग्न हो गया। ये देखिए जरा बात, पूरा का पूरा टेरेन, घर मकान सब कुछ। इस दौरान गांव के कई घर और लोग पानी में समाते दिखे। अब ये तीसरा सबसे खौफनाक वीडियो देखिए। नेपाल में तबाही की एक और डराने वाली तस्वीर है। ये देखिए, आओ, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा होगा, जिसमें सैलाब आने के बाद पास में मौजूद कई लोग वहां से भागते दिखे। पुल पर मौजूद लोगों ने किसी तरह भागकर जान बचाई, लेकिन इस सैलाब में पुल तिनके की तरह बह गया। अब आपको दिखाते हैं वो वीडियो जिससे अंदाजा हो जाएगा कि तिब्बत ग्लेशियर झील के फटने के बाद नेपाल में इतनी बड़ी त्रासदी क्यों आई है। ये तस्वीर नेपाल के एक सस्पेंशन ब्रिज की है। जब सैलाब आया तो सस्पेंशन ब्रिज तेजी से हिलने लगा। समझना मुश्किल नहीं है कि जानकार कल नेपाल में आई बाढ़ को माउंटेन सुनामी की संज्ञा दे रहे हैं। अब ये पांचवा वीडियो भी देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस फोर्स के साथ एक विशालकाय पत्थर जिसे कोई आम इंसान हिला भी ना पाए, वो भी इस सैलाब में तिनके की तरह बहने लगता है। ये देखिए जरा बात, देख रहे हैं आप। इसमें बेसिक फैक्ट क्या है? बेसिक फैक्ट क्या है? जिस तरीके से पानी आया, पानी के साथ बहुत सारा डेब्री था, यानी कि चट्टानें, पहाड़ टूट टूट के बहते जा रहे थे और वो अपने आप में एक फोर्स मल्टीप्लायर हो गया। उसने रास्ते में जो कुछ भी आया उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, मकानों को तोड़ दिया, पुलों को तोड़ दिया और उसके ऊपर प्रेशर पानी का। पानी तो पहाड़ों को काट देता। कहा जा रहा है कि नेपाल के नुवाकोट में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। वहां त्रिशूली और भोटेकोशी नदियों में अचानक आए तेज पानी और मलबे से रिहायशी इलाकों और तटीय बस्तियों में भारी तबाही मची। नुवाकोट का प्रसिद्ध त्रिशूली बाजार, बेत्रावती, ढंगे और देवी घाट जैसे तटीय इलाके मलबे की चपेट में आने से तबाह हो गए। बेत्रावती को रसुआगड़ी बॉर्डर से जोड़ने वाला 42 किलोमीटर लंबा मार्ग और कई पुल बह जाने से यातायात और चीन के साथ संपर्क बाधित हुआ है। बाढ़ और कीचड़ के कारण कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आकाशवत्स हमारे सहयोगी और वीडियो जर्नलिस्ट मनीष डोरियाल आज उसी नोवाकोटी में त्रासदी को कवर करने गए। आपको जरूर देखना चाहिए कि उनकी आंखों देखिए। आप सामने देखिए, ये पूरा का पूरा इलाका जब आप दिखेगा आपको, ये उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ होगा। और ये जहां यहाँ से रसुआ की दूरी तकरीबन 50 किलोमीटर के आसपास है और रसुआ से हम 50 किलोमीटर नीचे हैं। रसुआ भौगोलिक रूप से जब आप रसुआ को जानेंगे तो वो ऊपर है, बिल्कुल चीन बॉर्डर के पास है, चीन तिब्बत बॉर्डर के पास है, लेकिन हम नीचे त्रिशूली ढुंगे बाजार में है। और इस बाजार की जो स्थिति है उसे देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ये बहुत सहज तरीके से जाना जा सकता है कि वहाँ किस तरीके की तस्वीर होगी, वहाँ का किस तरीके का माहौल होगा। अभी से मैं देख रहा हूँ, तब से लगातार आप देखेंगे कि ऊपर राहत और बचाव का कार्य जो है वो सेना के हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है। रसुआ लगातार ये हेलीकॉप्टर से लोग चले जा रहे हैं, सेना के जवान चले जा रहे हैं। ये जितना आपको स्पेस दिख रहा होगा, ये जो खाली स्थान है, इस पर में कल सुबह 9:30-10 बजे तक यहाँ मकान था, लेकिन अभी बिल्कुल आपको ऐसा दिख रहा होगा कि ये मैदान है, कुछ भी नहीं बचा, ना तो गाड़ी, ना तो घर, ना तो लोग। और ऐसा जो मंजर बता रहे हैं नवराज जी, वो कह रहे हैं कि लगातार लोगों को उन्होंने बहते हुए देखा है और उसके बाद जब यहाँ एक तरीके से हाहाकार मचा, लोगों को लगा कि अब वो नहीं बच पाएंगे, तो वो धीरे धीरे करके यहाँ से भागना शुरू करते हैं और अपनी जान किसी तरीके से बचा पाते हैं। म यहाँबाट सब वहाँदेखि मान्छेलाई बोलाउँदै 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 गयो, उता सबै आयो आयो भाग 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 भनेर उताबाट त खोलो आयो, ल निस्का निस्का भनेर सब धेरै मान्छे। ये कितने बजे हुआ? 9 बजे मेरो श्रीमान र म सबलाई बोलाउँदै गए। तो जिस समय में ये हुआ, जिस समय में ये तबाही आई, उस समय इस बाजार में कितने लोग रहे होंगे? कितने सब है, सब थियो, सबै गए। अनि यो त्रिशूली बजार एकदम ठुलो क्राउडेड एरिया, यो क्राउडेड प्लेस हो। यो त्यो बजार देख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ एकदम क्राउडेड प्लेस। त्यो चाहिँ त्रिशूली सानैदेखि त्रिशूली बजारको नाममा परिचित थियो। अब त्यसपछि यो ढुङ्गे बजार, यो पनि क्राउडेडै थियो। यो पनि एकदम जनसङ्ख्या धेरै भएको, यहाँदेखि विदुरसम्मको सङ्ख्या। अनि हाम्रो त्यहाँ माथि जति चाहिँ क्षति भएको छ, त्रिशूली बजारका त्यहाँका धेरै पनि क्षति भएको छ। लगभग त्यहाँ 40-50 हजार जनाको चाहिँ बस्ती थियो, त्यहाँ जनसङ्ख्या त्यति थियो।
40-50 हजार लोग वहाँ रह रहे थे। हाँ हाँ रह रहे थे। परिचितों से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है क्योंकि कल से यहाँ ना तो बिजली है ना तो इंटरनेट है। तबाही के बाद से मोबाइल में बस फोन नंबर है, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। मोबाइल का नेटवर्क भी वो एकदम पोर हो रहा है। कुछ नंबर्स आपको पता होने चाहिए जो कि इस त्रासदी को लेकर आपके सामने इसकी जो सीरियसनेस है उसको और ज़्यादा बता पाएंगे। 900 लोग, बीबीसी का कहना है 900 लोग मिसिंग हैं। 359 लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है और यूनिसेफ ने कहा है इंस्टेंटली 17,000 बच्चों के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड की आवश्यकता है। 17,000। हमारे पास नेपाल में तबाही के दौरान के कई वीडियोस हैं जो बता रहे हैं कि जब सैलाब अचानक आया और उसका तेज बहाव किनारे बसे घरों की ओर बढ़ने लगा तो इस दौरान मौके पर मौजूद लोग जान बचाने के लिए दूर भागने लगे, लेकिन सब मिटाने पर आमादा सैलाब के सामने किसी की नहीं चली। आप इस दूसरे वीडियो में जल प्रलय के बाद मची तबाही का डरा देने वाला मंजर देख सकते हैं, किस तरह घरों की दूसरी और तीसरी मंजिल तक मलबे में दब गए। बचाव अभियान की तस्वीरें भी सामने आई। हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि इस जल प्रलय से नेपाल में भीषण तबाही मची है, सब तबाह हो चुका है। ऐसे में सड़कों से जाने वाले रास्तों के सुरक्षित रहने का तो सवाल ही नहीं बचता है। यही वजह है कि हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। हम आपको अब आज का अपडेट आंकड़ों के साथ देते हैं। पहली चिंता की बात तो यह है कि नेपाल त्रासदी में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है। मैंने अभी आपको एक नंबर बताया 359। चितवान में सबसे ज्यादा 132 शव मिले। बाद से 826 लोगों का संपर्क नहीं हो पा रहा है। लापता लोगों में 590 विदेशी पर्यटक हैं। राहत की बात यह है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 351 लोगों का रेस्क्यू किया गया। अब हम आपको हमारे सहयोगी आकाश वत्स और वीडियो जर्नलिस्ट मनीष की एक और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का काम लगातार जारी है। नेपाल पुलिस की टीम यहाँ मौजूद है। उस टीम के कुछ सदस्य से हम बात करना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आखिर अब तक कितने लोगों का रेस्क्यू यहाँ हो चुका है। छ तल अहिले यो अवस्था एकदम जटिल छ। रेस्क्यू गर्नलाई एकदम गाह्रो छ, किन भन्दाखेरि यो पुरै तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबै दल भएको छ। किन भन्दाखेरि हामी त्यहाँ रेस्क्युअर टिम त्यहाँ पुग्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। हामीले चाहिँ साइडमा हेरिरहेछौँ, होइन, खोजुद्धार गरिरहेछौँ। दलदल इतना ज़्यादा है कि वहाँ तक पहुँच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। मैं कैमरा पर्सन मनीष को कहूँगा कि ज़रा उस बाइक को दिखाइए आप जूम करके कि ये बाइक या तो यहीं कहीं आसपास से बहकर यहाँ आई है या फिर कहीं दूर से बहकर चली आई है। कितना नुकसान हुआ होगा अब तक? नुकसान का तो कोई अंदाज नहीं है। सब कुछ बह गया। यो बाजार सब बाजार एरिया है, सब बह गया। घर, गाड़ी, जमीन जायदाद सब ले गया। शुक्र है हम लोग अच्छे हैं। तबाही का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि मैं सेकंड फ्लोर पर खड़ा हूँ। एक मकान है जिसके सेकंड फ्लोर पर खड़ा हूँ और पानी कहाँ तक था आप इसे देखकर बहुत आसानी से जान सकते हैं। यहाँ तक पानी था और अभी भी नीचे इतना दलदल है कि आप इसके नीचे नहीं जा सकते, इसीलिए इसे बंद कर दिया गया है। घर के जो लोग हैं वो यहाँ से चले गए हैं। कुछ लोग जिनका ये घर है वो मेरे साथ यहाँ आए हैं, किसी तरह जान बचाकर वो लोग भाग गए थे। हम उनके साथ भी बातचीत करेंगे, लेकिन आप इसे देखकर बहुत आसानी से ये जान सकते हैं, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की ये तबाही थी, किस तरह का वो मंजर रहा होगा, खतरनाक मंजर, कि लोगों ने किसी भी तरीके से अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागने में सफल रहे। हमारे साथ नवराज हैं जिनका ये घर है। नवराज, कहाँ तक पानी कहाँ तक था? पानी ये हमारा 3rd फ्लोर है। हाँ। ये तीसरी मंजिल है। ये तीसरी मंजिल? हाँ, ये तीसरी मंजिल है। इसके आगे भी एक हमारा बंगला घर था। वो कुछ भी नहीं रहा, कुछ नहीं बचा। मतलब सेकंड फ्लोर तक पानी था। ये second मैं आपको उस घर में ले जाकर आपको दिखाता हूं कि किस तरीके। हाँ, इसके ये हमारा अभी हम जहां खड़े हैं ये 3rd फ्लोर है। हाँ, ये 3rd फ्लोर है। हाँ। ये 3rd फ्लोर है। ये भी हमारा घर है, आप देख सकते हैं। ये दुकान के अंदर जो कुछ भी सामान था वो सब कुछ नहीं रहा। कुछ भी नहीं रहा। वो घर आपने यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं। वो पूर्ण रूप से क्षति हो गया है। ये घर हमारा है। ये घर टूट गया और इसके इस हिस्से में भी। मनीष, इधर कैमरा दिखाइए।
ये वाला हिस्सा भी पूरा टूट गया। हाँ, सबै यहाँ वहाँ नीचेदेखि उत्तरदेखि सबै गए। ये आपके रिश्तेदार का घर था? यो रिश्तेदार का थे, ये हमारा यो वो लोग तो बच गए, भाग गए थे। वो लोग सब बच गए। हालात चिंताजनक है और सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह है कि ऐसा कुछ आगे भी हो सकता है जो अभी हमने आपको अलर्ट कॉल दिया है। अब आपको इस तबाही के वो जानकारी देते हैं जो ग्लेशियर के टूटने से जुड़ी है और जिसकी वजह से नेपाल में महाविनाश हुआ है। नेपाल चीन वाली रेंज में एक बहुत ऊंचा लोंगटांग लिरुंग पर्वत है। सैटेलाइट तस्वीरों और एक्सपर्ट्स के एनालिसिस से पता चलता है कि इसी पहाड़ पर जमा ग्लेशियर में से 200 फीट का एक चौड़ा बर्फ का विशालकाय टुकड़ा टूटा। इसे आप आधे किलोमीटर से भी बड़े साइज का विशाल हिमखंड कह सकते हैं, जो कि 4000 फीट नीचे घाटी में गिर गया था। अब ये ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे भूकंप वजह है, ग्लोबल वार्मिंग वजह है, क्या वजह है, ये एनालाइज किया जा रहा है। लेकिन ये हिमखंड गिरते समय अपने साथ चट्टान और गाद जमा करता चला गया और सीधे जाकर तिब्बत में लेंडे नदी से टकराया, जो नेपाल चीन सीमा चौकी यानी कि ग्योरोंग पोर्ट से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। इतना बड़ा हिमखंड गिरने से उस नदी में भूकंप के आने जैसा एहसास हुआ। इस टक्कर की ताकत हिरोशिमा परमाणु विस्फोट का करीब 6.3% बताई जा रही है, जिसने 5.2 तीव्रता जैसी कंपन पैदा की। वहां गिरते ही ये बर्फ और चट्टान का विशाल ढेर पानी, मिट्टी और मलबे के 100 फीट ऊंचे सुनामी वाले लहर में बदल गया, जो फिर बाद में नेपाल की त्रिशूला नदी में समा गया। नेपाल की खड़ी और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों ने इस लहर को और तेज कर दिया, जिससे नीचे बसी बस्तियों के लिए मौत की दीवार जैसी बन गई। हमने इस पूरे सीन को समझाने के लिए एक्सपर्ट से भी बात की, उनका क्या कहना है आइए देखते हैं। जो मटेरियल ग्लेशियर ने पीछे छोड़ा हुआ है उस मटेरियल में सिस्टम क्या हो रहा है कि वो मटेरियल लूज अनकंसोलिडेटेड है और ग्लेशियर्स के अंदर होने की वजह से, पानी होने की वजह से सैचुरेटेड है। अब उसमें हल्की ड्रॉपलेट पानी की पड़ रही है, पानी थोड़ा बहुत बरस रहा है उसके ऊपर, तो वो नीचे की ओर ग्रेविटी के साथ नीचे की ओर फिसल के नीचे की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो अब जो वैली होती है ग्लेशियर में वो नैरो वैली होती है। नैरो वैली होने की वजह से वो कहीं डैम और पॉन्ड्स बनाना शुरू कर दे रहा है और वो पॉन्ड जब उसमें पानी ज़्यादा भर जा रहा है तो बाद में ब्रीच कर जा रहा है, जिसकी वजह से ऐसी संभावना हिमालयन रीजन में बेसिकली जो नेपाल में हुआ वो लगभग मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सेम ऐसी ही घटना है। एवलांच हुआ वहाँ पर और बर्फ के बड़ा हिस्सा जो था वो उसके गिरने से नदी का जो प्रवाह था वो रुक गया और उससे एक उसे कहते हैं अस्थायी झील बन गई वहाँ पर, और जिसके टूटने से जो बाढ़ का कारण बनी और जो हैवी और तेज फ्लो हुआ। अब जो हम आपको बता रहे हैं उसको जरा ध्यान से देखिएगा। नेपाल में आई भीषण बाढ़ ने चीन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब यहां पर देखने वाली बात है, सवाल यह कि झील टूटने और पानी के नेपाल की तरफ बढ़ने की जानकारी आखिर नेपाल को वक्त रहते क्यों नहीं दी गई। लेकिन पहले इस वीडियो को देखिए। शुरुआती रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सबसे पहले तिब्बत की तरफ ग्लेशियर का एक बड़ा टुकड़ा टूटकर अलग होता है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने शुरुआत में जानकारी दी कि 4.4 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, लेकिन बाद में अपडेट कर इसे 5.2 की तीव्रता का लैंडस्लाइड बताया गया, यानी इसका इंपैक्ट भूकंप से भी ज्यादा था। इसके बाद बर्फ और चट्टान का विशाल हिस्सा टूटकर नीचे गिरा। इस मलबे ने लेंडे नदी को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। नदी के पानी का रास्ता बंद हो गया और ऊपर एक टेम्पररी लैंडस्लाइड डैम और बैरियर लेक बन गया। पानी लगातार इकट्ठा होने लगा। कुछ देर बाद यह प्राकृतिक बांध टूट गया। अचानक करोड़ों लीटर पानी और मलबा नीचे की तरफ फूट पड़ा। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि ऊपर बहने वाली त्रिशूली नदी का जल स्तर आधे घंटे में 9 मीटर तक बढ़ गया। यही वो शक्तिशाली फ्लैश फ्लड था जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। अगर चीन ने सही समय पर बताया होता तो शायद इतनी मौतें नहीं होती। दावा है कि चीन के केरुंग इलाके में झील के फटने के बाद करीब 2 करोड़ घन मीटर अतिरिक्त पानी नेपाल की तरफ लेंदे नदी के रास्ते में आ गया। देखते ही देखते नदी ने रौद्र रूप ले लिया, लेकिन इस पूरी आपदा में टाइमिंग सबसे बड़ा सवाल बन गई। रिपोर्ट्स के अनुसार
तिब्बत में झील फटने की घटना सुबह लगभग 10:30 बजे हुई। चीन और नेपाल के समय में करीब 2 घंटे 15 मिनट का फर्क है, यानी नेपाली समय के मुताबिक घटना सुबह 8:15 पर हुई। दावा किया जा रहा है कि चीन ने तुरंत इस आपदा के बारे में नेपाल को नहीं बताया। नेपाल को सैलाब आने की जानकारी 45 मिनट देर से मिली। यही 45 मिनट नेपाल के लिए बेहद अहम हो सकते थे। कहा जा रहा है कि अगर टाइम से नेपाल को अलर्ट मिलता तो नदी के किनारे सायरन बजाए जा सकते थे, लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा सकता था, संवेदनशील इलाकों में आवाजाही रोकी जा सकती थी। चीन के पास ग्लेशियर और ऊपरी जल क्षेत्र की सैटेलाइट निगरानी की क्षमता मौजूद है। लेंड नदी के ऊपरी हिस्से में पानी जमा होने की स्थिति पर भी नजर रखी जा सकती है। ऐसे में अचानक बनी प्राकृतिक झील के टूटने का खतरा अगर पहले से मौजूद था तो नेपाल को पहले ही अलर्ट क्यों नहीं किया गया? इसके अलावा चीन का तिब्बत में निर्माण कार्य भी आपदा के पीछे बड़ी वजह हो सकता है। नेपाल सीमा के पास तिब्बत के ग्योरिंग कस्बे में आपदा आई। आपको यह जानना चाहिए कि ग्योरिंग कस्बा आसपास की पहाड़ियों को काट कर बना है। ग्योरिंग इलाके के पास ही त्रिशूली नदी बहती है। पास में ही चीन ने ग्योरिंग बंदरगाह का निर्माण किया। त्रिशूली नदी के संगम पर ग्योरिंग बंदरगाह बनाया गया। पहाड़ काटकर बसाए गए इस कस्बे पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या चीन ने निर्माण कार्य का असर पर्यावरण और जल प्रवाह पर पड़ा? क्या पहाड़ों की कटाई ने प्राकृतिक संरचना को कमजोर किया? और क्या चीन के निर्माण कार्य से जल निकासी के रास्तों में बदलाव आया? क्या अचानक पानी का दबाव बढ़ने पर तबाही इतनी तेज हो गई? यह बेहद संवेदनशील भौगोलिक परिस्थितियों वाला इलाका है, जहां एक तरफ ग्लेशियर है, दूसरी तरफ भूस्खलन का खतरा है और तीसरी तरफ अचानक आने वाली बाढ़। ऐसे इलाके में बड़े निर्माण कार्यों के साथ जोखिम भी कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन ऐसे आरोपों पर चीन की अपनी दलीलें। चीन की ओर से कहा गया है कि जानकारी ना देने के आरोप गलत है। चीन ने कोई जानकारी नहीं छिपाई। चीन की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। चीन ने नेपाल को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निर्देश पर चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग खुद वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल के साथ वहां राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण करने और प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे। नेपाल में आई इस तबाही के बाद भारत में भी चिंता का सायरन बजा और इसका रिमोट भी जिनपिंग के पास है। वजह एक ऐसा बांध जिसे चीन का वाटर बम बताया जा रहा है। लेकिन यह वाटर बम भारत के लिए क्यों खतरनाक हो सकता है, आइए देखते हैं। नेपाल में भयानक बाढ़ ने अब भारत को चीन के उस बांध के बारे में फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है जिसे वो इंडिया के बॉर्डर के पास बना रहा है। नाम है मेडोंग डैम। यह दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसकी दूरी अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर से 30 से 35 किलोमीटर बताई जाती है। बीजिंग की मंजूरी के बाद जुलाई 2025 में इसका निर्माण शुरू हो चुका है। यह प्रोजेक्ट चीन की यारलुंग स्यांगपो नदी के बड़े मोड़ पर बन रहा है। लेकिन भारत के लिए बड़ी चिंता इस परियोजना का आकार नहीं बल्कि जगह है जहां यह डैम बन रहा है। वो हिमालय के सबसे भूकंप संभावित इलाकों में से एक है। इसीलिए भूवैज्ञानिकों के अनुसार चीन का यह डैम अरुणाचल से असम तक बड़ा खतरा बन सकता है। खुद अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री चीन के मेडोंग प्रोजेक्ट को वाटर बम बता चुके हैं। साथ ही चीन के भूवैज्ञानिक भी मानते हैं कि यह प्रोजेक्ट भूकंप की सक्रिय फॉल्ट लाइन पर है। इसे लेकर भारत बीजिंग के सामने अपना विरोध दर्ज करा चुका है। लेकिन इन सब के बाद भी बीजिंग ने इस डैम को और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बनाने का काम जारी रखा। इसीलिए इसे चीन की साजिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। चीन ये बांध ब्रह्मपुत्र नदी पर बना रहा है। वैसे चीन में इसे यारलुंग स्यांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी तिब्बत से बहकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी बन जाती है और आगे जाकर इस नदी को असम में ब्रह्मपुत्र का नाम मिलता है। इसीलिए चीन के ब्रह्मपुत्र वाले इस प्लान में भारत के लिए बड़ा रिस्क है। अब आपको इस डैम की एक और जरूरी बात बताते हैं। आखिर जिनपिंग का डैम भारत के लिए डेंजरस क्यों है, इसकी 5 वजह। नंबर 1, भारत की चिंता यह है कि मेडोंग डैम के प्रोजेक्ट से पानी के बहाव पर चीन का कंट्रोल बन जाएगा। अगर भारी बारिश के बाद चीन अचानक पानी छोड़ता है तो अरुणाचल असम तक भयानक बाढ़ का खतरा है। इसके अलावा सूखे के समय में पानी कम छोड़ने पर खेती और स्थानीय लोगों पर असर पड़ सकता है। बताया जाता है कि इसमें पेच यह है कि चीन भारत के बीच पानी की स्थिति को लेकर किसी तरह की औपचारिक संधि नहीं है।
इसीलिए डर है कि चीन जानकारी छिपाकर भारत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। अब आखिर नेपाल में इस तबाही से भारत को क्या सीखने की जरूरत है, फिक्र की इस रील में देखते हैं। प्राकृतिक घटनाओं का बहुत जो आप परमानेंट सॉल्यूशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि लैंडस्लाइड है, फ्लैश फ्लड है, ये सब चीज़ें होती रहेगी और जब से हिमालय बना होगा तब से हो रही होगी ये सब चीज़ें। हम इनके प्रभाव को कम कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं चीज़ों को, हम प्रभाव को कम कर सकते हैं। जैसे थोड़ा सा अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको रिवर बैंक के अलोंग जो है नहीं बसना होगा, रिवर बैंक से कम 200 से 300 मीटर ऊपर बसना होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको प्रिकॉशन लेकर के हम अपनी सभ्यताओं को या अपने लोगों को जो है बचा सकते हैं। एनडीएमए ने जो है उत्तराखंड के रीजन्स में जो है करीब लगभग 13 झील जो संवेदनशील झीलों के अध्ययन किया है एनडीएमए ने, जिसमें से 5 को इन्होंने जो है अति संवेदनशील झीलें बताई, जो चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तर टिहरी डिस्ट्रिक्ट में कुछ 1-2 झीलें हैं। एनडीएमए है और स्टेट एनडीएमए जो है स्टेट डिजास्टर के साथ मिल करके उन जगहों का अध्ययन कर रहा है, जिसमें काफ़ी कुछ झीलें इन्होंने सर्वे भी कर दी है और कुछ झीलों की सर्वे करने की अभी तैयारी है। नेपाल में जल विनाश की वजह ग्लेशियर टूटने को माना जा रहा है। इसमें चीन को लेकर कई सवाल हो रहे हैं। खुद चीन ऐसे ग्लेशियर बम पर बैठा है जो वहां कभी भी तबाही ला सकता है। चीन की सरकार की एकेडमी ऑफ साइंसेस के मुताबिक 2020 में चीन में 69,000 ग्लेशियर थे, जो लगभग 46,000 वर्ग किलोमीटर के विशाल एरिया में फैला है। चीन के ग्लेशियर मुख्य रूप से देश के पश्चिम और उत्तर भाग में स्थित है। ये तिब्बत, शिनजियांग, सिचुआन, यूनान, गांसू और किंघई प्रांतों में स्थित है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से चीन का ग्लेशियर एरिया 26% कम हो गया। इस दौरान 7,000 छोटे ग्लेशियर पूरी तरह गायब हो गए, जिससे चीन चिंतित है। वो अपने पिघलते ग्लेशियरों को बचाने के लिए बर्फ की चादरों और कृत्रिम बर्फ प्रणालियों जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि बर्फ पिघलने की प्रक्रिया को धीमा किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय संस्था ICIMOD यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट और UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक तिब्बत और नेपाल में भी विनाश लाने वाले ग्लेशियर की पहचान की गई है। कोसी, गंडकी और करनाली नदी बेसिन में 47 संभावित रूप से खतरनाक ग्लेशियर झीलों की पहचान की गई है। इनमें 25 झीलें तिब्बत, 21 झीलें नेपाल और 1 भारत में है। इनमें कोसी बेसिन में 42 ग्लेशियर झीलें हैं जो कभी भी तबाही ला सकती हैं। यानी तीनों नदियों में सबसे ज़्यादा 92% तबाही वाली झीलें कोसी नदी बेसिन में मौजूद हैं। अगर कुल मिलाकर गिनती करें तो तीनों नदियों में 3,624 ग्लेशियर झीलें हैं, जिनमें 2,070 नेपाल में हैं, 1,509 तिब्बत में हैं और 45 भारत में हैं। इनमें 47 ग्लेशियर को सबसे ज़्यादा खतरनाक माना गया है, जो कभी भी फटकर प्रलय ला सकते हैं। और अब SIR के आंकड़े और विधानसभा चुनाव से जुड़ी वो खबर जिसने बंगाल की राजनीति में तूफान ला दिया है। एक RTI के जवाब में चुनाव आयोग ने जो डेटा जारी किया है, उसने वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। मालदा दक्षिण लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद ईशा खान चौधरी ने RTI के जरिए चुनाव आयोग से जानकारी मांगी। जवाब में चुनाव आयोग ने जो आंकड़े दिए उसे उन्होंने बंगाल की जनता के नाम रिलीज कर दिया। RTI से मिले जवाब के मुताबिक चुनाव आयोग ने बताया कि SIR ट्राइब्यूनल में 38 लाख से ज्यादा अपील दायर की गई। इनमें करीब 83,000 का निपटारा हुआ। निपटाई गई अपील में 75,000 से ज्यादा लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल करने का आदेश दिया गया, जबकि 7,000 से कुछ ज्यादा काटे गए नाम सही पाए गए। यानी अब तक जितने मामलों में फैसला हुआ, उनमें 91% से ज्यादा अपील वोटरों के पक्ष में गई। अगर कुछ शहरों के आंकड़े देखें तो अकेले मालदा में 5 लाख से ज्यादा अपील की गई। अब तक लगभग 1500 का निपटारा हुआ और सारे नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने का आदेश दिया गया है। यानी वहां अब तक स्ट्राइक रेट 100% है। इसी तरह नॉर्थ 24 परगना में 3.5 लाख से ज्यादा अपील फाइल की गई। इनमें 277 पर फैसला हुआ और सारे नाम वहां भी सही पाए गए। यहां भी नाम दोबारा जोड़ने में अब तक का स्ट्राइक रेट 100% है। अब तक हुए फैसलों में सबसे ज्यादा नाम दक्षिण 24 परगना में जोड़े गए। वहां 3 लाख से ज्यादा अपील की गई। अब तक 20,000 से ज्यादा नाम जोड़े गए और सिर्फ 24 हटाने का आदेश दिया गया। इसका मतलब अपील की प्रक्रिया के जरिए बड़ी संख्या में लोगों को अपना पक्ष रखने, दोबारा सूची में शामिल होने का मौका मिले। इन्हीं आंकड़ों को आधार बनाकर कांग्रेस सांसद ईशा खान चौधरी ये सवाल उठा रहे हैं कि सही वोटर के नाम काटना गंभीर मुद्दा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इतनी संख्या में नागरिकों को उनके वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। खैर, बंगाल में SIR में अनियमितताओं का मसला
सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। आरटीआई से मिले ये आंकड़े सर्वोच्च अदालत में भी पेश किए गए, जिसके बाद बेंच ने चुनाव आयोग से विस्तृत जानकारी मांगी है। प्रश्नों की पूरी सूची आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा, ट्राइब्यूनल में कुल कितनी अपीलें लंबित हैं? कितनी अपीलें वोटर लिस्ट से बाहर किए गए लोगों ने दाखिल की हैं? कितनी अपीलें किसी व्यक्ति को वोटर लिस्ट में शामिल किए जाने के खिलाफ हैं? अब तक कितनी अपीलों का फैसला हुआ? कितने मामलों में अपील स्वीकार की गई और वोटर लिस्ट में बदलाव किया गया? क्या इन मामलों के लिए अतिरिक्त ट्राइब्यूनल की जरूरत है? अपीलों के जल्द निपटारे के लिए क्या कदम उठाए गए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी अपीलों पर कम से कम 2029 में होने वाले संसदीय चुनावों से पहले फैसला हो जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया है कि आंकड़े देखने के बाद जरूरत पड़ने पर कुछ मामलों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए जा सकते हैं। सीजेआई सूर्यकांत समेत 3 जजों की बेंच उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें एसआईआर एपीलेट ट्राइब्यूनल के सामने अपीलों के निपटारे की प्रक्रिया को बेहतर और तेज करने के उपाय मांगे गए थे। इस मामले पर हमने कांग्रेस सांसद और आरटीआई के जरिए चुनाव आयोग से जानकारी मांगने वाले ईशा खान चौधरी से भी बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कहना है। 91% वोटर्स वेस्ट बंगाल में, अगर ये फिगर ठीक रहा, एवरेज रहा, 90% का अभाव वोटर्स को वोट करने नहीं दिया। उन लोग इंडियन सिटीजन है, दे आर वैलिड वोटर्स, उन लोग को वोट करने नहीं दिया। ये कैसे बात है? ये तो एक स्कैम है, ये कंडो है। कौन जवाब देगा इसका? ये क्या राज्य सरकार जवाब देगा? चुपचाप है बीजेपी सरकार जो नया सरकार आया है। केंद्र सरकार जवाब दे, केंद्र सरकार कुछ ख्याल भी नहीं करता है बंगाल सिटीजन्स के लिए। अभी हाई कोर्ट हमने केस डाला 2 महीना आगे, अभी हाई कोर्ट बोल रहे हैं आपको सुप्रीम कोर्ट जाने को, तो लास्ट जगह है सुप्रीम कोर्ट, तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास अपील कर रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में एसआईआर और चुनावी नतीजों पर इसके असर से जुड़े दावों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने अहम सवाल उठाया। सीजेआई समेत 3 जजों की बेंच ने पूछा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट नए चुनाव कराने का आदेश दे सकती है, खासकर तब जब कई सीटों पर हटाए गए वोटरों की संख्या जीत के अंतर से ज्यादा होने का दावा है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने अपनी याचिका में बंगाल के 31 विधानसभा क्षेत्रों का ब्यौरा दिया है, जहां बीजेपी उम्मीदवारों की जीत का अंतर एसआईआर के दौरान हटाए गए वोटरों की संख्या से कम होने का दावा है। समय पर चुनाव नहीं करवाने को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने राजनीतिक दलों को कड़ा संदेश दिया है। मामला गोवा की 11 नगर परिषदों में लंबित चुनाव प्रक्रिया से जुड़ा है। समय सीमा बीत जाने के बाद भी वहां इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार किसी चुनाव के लिए अपनी राजनीतिक सुविधा के हिसाब से तारीख तय नहीं कर सकती, क्योंकि संविधान ने इसकी अवधि तय कर रखी है। गोवा की 11 नगर परिषदों के चुनाव तय समय में पूरे किए जाएं। नए कानून या नई चुनावी प्रक्रिया को चुनाव टालने का आधार नहीं बनाया जा सकता। राज्य चुनाव आयोग पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग भी संवैधानिक समय सीमा से बाहर नहीं जा सकता है। आयोग की स्वतंत्रता का यह मतलब नहीं है कि वो वैध कानूनों की अनदेखी कर सकता है। हाईकोर्ट में गोवा म्यूनिसिपैलिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026 को चुनौती दी गई थी। इस अध्यादेश के तहत वार्ड परिसीमन और आरक्षण के नियमों में बदलाव किया गया। इसी आधार पर चुनाव को टाला जा रहा है, जबकि गोवा की कई नगर परिषदों को 5 साल का कार्यकाल मार्च से मई के बीच समाप्त हो चुका है। हाईकोर्ट ने अध्यादेश की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा है कि विधायिका को नगर निकाय कानूनों में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें लागू करने के नाम पर संविधान द्वारा निर्धारित चुनावी समय सीमा अपने आप बढ़ जाती है। हाईकोर्ट ने कहा है कि संविधान के तहत कानून के मुताबिक चुनाव कराना और समय पर चुनाव कराना दोनों जरूरी है। किसी कानून या संस्था की गति के आधार पर चुनावी कैलेंडर को अनिश्चित काल तक नहीं खींचा जा सकता। अदालत ने अधिकारियों को चुनाव से जुड़े सभी चरणों को कम से कम समय में पूरा करने को कहा है। यह निर्देश दिया है कि अंतिम परिसीमन अधिसूचना 9 सितंबर तक जारी की जाए। अदालत के इस आदेश से गोवा की 11 नगर परिषदों के चुनाव को लेकर तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई। अब राज्य सरकार संबंधित विभागों और राज्य निर्वाचन आयोग को परिसीमन, आरक्षण और अन्य चुनावी प्रक्रियाएं पूरी करते हुए जल्द से जल्द चुनाव कराने होंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश में राजनीतिक दलों के लिए बड़ी मैसेजिंग है। यह संदेश उन राज्यों में भी जाएगा जहां किसी न किसी वजह से पंचायत चुनाव टाले जाते हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि संवैधानिक समय सीमा का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चुनाव संवैधानिक मूल्यों और तय समय के आधार पर ही करवाने होंगे, ना कि राजनीतिक रूप से सुविधाजनक समय पर।
अगला अपडेट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से जुड़ा है। छात्रों में उनका विरोध लगातार बढ़ रहा है और इसके साइड इफेक्ट्स भी लगातार दिख रहे हैं। अब बेंगलुरु की NLSIU यानी नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी का 34वां दीक्षांत समारोह रद्द कर दिया गया है। 12 सितंबर को होने वाले इस समारोह में CJI सूर्यकांत और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन वहां के एल्यूमनी और छात्र पहले से उनके आने का विरोध जता रहे थे। हालांकि यूनिवर्सिटी ने अपनी चिट्ठी में विरोध का जिक्र नहीं किया है, बल्कि ये बताया है कि सामूहिक और पुरजोर कोशिशों के बावजूद कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण हम 34वां वार्षिक दीक्षांत समारोह आयोजित करने में असमर्थ हैं। CJI के विरोध की शुरुआत नेलसार हैदराबाद से हुई, फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज का दीक्षांत समारोह स्थगित हुआ। उससे पहले OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के समारोह में भी वो नहीं गए। यानी एक महीने के अंदर ये चौथा संस्थान है जहां CJI नहीं जा पाए। कॉकरोच वाली टिप्पणी और दिल्ली में हुए छात्र प्रदर्शन के बाद से उनका विरोध हो रहा है। बात करते हैं क्रिकेट के उस विरासत की जिसे भारत के स्टार क्रिकेटर्स के बच्चे आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय क्रिकेट इतिहास में वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ की जोड़ी एक ऐसी मिसाल है जिसने वर्षों तक देश को अनगिनत खुशियां दी। एक तरफ सहवाग की बेबाक बैटिंग थी तो दूसरी तरफ द्रविड़ की फौलादी दीवार जैसी संयमित बल्लेबाजी। अब वर्षों बाद क्रिकेट के मैदान पर वही दो बड़े नाम एक बार फिर एक साथ उतरने जा रहे हैं, सरनेम्स के लिहाज से, लेकिन इस बार नए तेवर, नई ऊर्जा और नई पीढ़ी के साथ। वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग और राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ का सिलेक्शन भारत के अंडर 19 टीम में हुआ है। दोनों बच्चे अगले महीने राजकोट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले वनडे मुकाबलों में खेलेंगे। आर्यवीर सहवाग दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, जबकि अन्वय द्रविड़ क्रिकेट कीपर होने के साथ साथ राइट हैंड से बैटिंग करते हैं। आर्यवीर सहवाग का पहली बार अंडर 19 टीम में सिलेक्शन हुआ है, जबकि अन्वय द्रविड़ पहले भी खेल चुके हैं। अंडर 19 टीम में उनकी जगह बरकरार है। आर्यवीर सहवाग पिता की तरह आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं, जबकि अन्वय द्रविड़ भी पिता की तरह तकनीक और संयम के साथ खेलते हैं। क्रिकेट के मैदान पर जब सहवाग का नाम आता है तो सामने सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि तूफान दिखाई देता है। पहली गेंद से हमला, गेंदबाज पर दबाव और मौका मिलते ही चौके छक्कों की बारिश। तो वहीं उनके बेटे आर्यवीर सहवाग भी अपने विस्फोटक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। आर्यवीर का क्रिकेट सफर पिछले कुछ वर्षों में काफी शानदार रहा है। वो सबसे पहले वर्ष 2024 में कूच बिहार ट्रॉफी के दौरान सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने मेघालय के खिलाफ 297 रनों का मैराथन पारी खेली थी। आर्यवीर सहवाग ने हाल ही में दिल्ली प्रीमियर लीग के 2026 सीजन में वेस्ट दिल्ली लायंस के लिए खेला। दूसरी ओर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ ने भी अपनी काबिलियत के दम पर वनडे टीम में अपना स्थान पक्का कर रखा है। अन्वय एक प्रतिभाशाली विकेटकीपर बल्लेबाज हैं जो मिडिल ऑर्डर में टीम को मजबूती देने का काम करते हैं। अन्वय ने इसी वर्ष जुलाई में श्रीलंका दौरे पर अंडर 19 टीम के लिए खेलते हुए 87 रनों की सूझबूझ भरी पारी खेली थी। संकट के समय पारी को संभालने का उनका ये हुनर उनके पिता राहुल द्रविड़ के शांत और संयमित स्वभाव का एहसास कराता। दोनों युवा खिलाड़ियों ने किसी पहचान या नाम के सहारे नहीं बल्कि घरेलू टूर्नामेंट्स में अपने बल्ले के दम पर यह जगह बनाई। क्रिकेट में दिलचस्पी विरासत से मिल सकती है, सहवाग सरनेम मिल सकता है, लेकिन रिकॉर्ड विरासत में नहीं मिलते हैं, पहचान विरासत में नहीं मिलती है। वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ ने भारतीय क्रिकेट में अपनी कहानी खुद लिखी। अब उनके बच्चों आर्यवीर और अन्वय की पारी। यहां कल शाम एक सिंगर की हत्या कर दी गई। इस हत्या को करीब 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। पुलिस अब तक अपराधी तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन राजनीति इस हत्या के नफे और नुकसान तक पहुंच चुकी है। मामला यह है कि कल शाम उत्तर प्रदेश के शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बलियान को गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि करीब 20 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें अंकित बालियान के सिर में गोली लगी, उनकी मौत हो गई। और हत्या जिसने की वो तो गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन जिसने कराई उसने हत्या की जिम्मेदारी ले ली। इस हत्याकांड पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। उन्होंने यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब बताया, इसे राजनीतिक एंगल भी दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जाट समाज ने हमलावरों की गिरफ्तारी को लेकर सड़क पर ही अपनी मांग बुलंद की। यूपी का समस्त जाट समुदाय इसे अपने ऊपर प्रहार मानकर आक्रोशित है। अंकित बालियान जाट समुदाय से था। पश्चिमी यूपी के जिस इलाके में अंकित की हत्या हुई वो भी जाट बहुल क्षेत्र है।
कुछ दिन पहले अखिलेश यादव के एक बयान से जाट समुदाय के नाराज होने की बात कही जा रही थी। ऐसे में अखिलेश यादव ने इस हत्या के बाद योगी सरकार पर हमला कर दिया है, जिसे राजनीति के हिसाब से बिल्कुल ऑन टाइम कह सकते हैं। इस मामले में बीजेपी और आरएलडी दोनों दल भी काफी सक्रिय दिखे। बीजेपी नेता संजीव बालियान अंकित बालियान के घर पहुंचे, उनके परिवार से मुलाकात की। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अंकित के परिवार से बात की और न्याय दिलवाने का वादा किया। मेरी उनके पिताजी से आज सुबह बातचीत हुई है और बहुत गम का एक विषय है, दुखदायी विषय है और कष्ट मिलता है सबको। एक अच्छा होनहार लड़का था, बहुत टैलेंटेड लड़का था और बहुत जल्दी ये केस खोला जाएगा, ये आश्वासन प्रशासन दे रहा है। हमारे विधायक भी उनके परिवार के साथ खड़े हैं। हरियाणा में भी मुख्यमंत्री हमारे मित्र ही हैं, मुख्यमंत्री से बात करेंगे, हरियाणा डीजीपी से बात करेंगे और यहाँ की पुलिस मिलकर लग के और ऐसा कार्रवाई सख्त करे जिससे लोगों को संतोष हो। एक तरफ अंकित की हत्या पर राजनीति काफी तेज हो रही है, तो दूसरी तरफ इस हत्या की जिम्मेदारी भी काफी स्पीड में ली गई। कल शाम अंकित की हत्या के थोड़ी देर बाद ही गोगी गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली। गोगी गैंग के भोलू शाहपुरिया ने सोशल मीडिया पर लिखा, ये जो आज शामली में अंकित बालियान का मर्डर हुआ है, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं भोलू शाहपुरिया सोनीपत लेता हूं। ये हमारे दुश्मनों का साथ देता था। हमारे गोगी भाई के साथ हुई घटना पर इसने गाना बनाया था, जो भी हमारे दुश्मनों का साथ देगा उन सब का यही हाल होगा। ये तो शुरुआत है, सबका यही हाल होगा। दरअसल अंकित बालियान ने घटना से करीब 1 घंटा पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक रील पोस्ट की थी। इसमें अंकित गाड़ी में बैठकर मर्डर मार दे सड़क के ऊपर सॉन्ग गाते नजर आए थे। एक बार वो सॉन्ग भी आप सुनिए। इससे पहले भी उनके एक गाने पर काफी विवाद हुआ था। 15 जनवरी 2023 को उनका भरी कोर्ट में गोली मारेंगे गाना रिलीज हुआ था। बाद में गन कल्चर को बढ़ावा देने का हवाला देकर इसे बैन कर दिया गया था। इस गाने को 5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने देखा था। इसके बाद रोहतक में उनका एक हरियाणवी गायक से विवाद भी हुआ था। तब से वो गोगी गैंग के टारगेट पर थे। इस बीच पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक कल हत्या उस वक्त हुई जब शाम करीब 7 बजे वो शामली में जिम से निकले थे। तभी बिना नंबर प्लेट वाली बाइक से 4 हमलावर आए। बदमाशों ने उन पर करीब 18 राउंड फायरिंग की। 5 गोली अंकित को लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 4 टीमें हरियाणा भेजी गई हैं। इस वक्त 9 बड़ी खबरें देखते हैं। पहली बड़ी खबर, कनाडा के टोरंटो शहर में अब से कुछ देर पहले भारत और कनाडा के वित्त मंत्रियों के बीच अहम वार्ता हुई है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं, जबकि कनाडा की ओर से वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री फ्रांसवा फिलिप शैफेन बात कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच आर्थिक और वित्तीय सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत का घरेलू रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर 1,80,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। वहीं डिफेंस एक्सपोर्ट भी 39,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है। सरकार ने वित्त वर्ष 2028-29 तक रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नए महासचिवों के साथ पहली बैठक की। इसमें स्मृति ईरानी, बीएल संतोष, विनोद तावड़े और सतीश पुनिया समेत सभी महासचिव शामिल हुए। 3 घंटे से ज्यादा चली बैठक में संगठन की तैयारियों और आने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को परिसीमन के मुद्दे पर चिट्ठी लिखी है। इसमें खड़गे ने सर्वदलीय बैठक बुलाने और चर्चा के लिए पर्याप्त समय मांगा। साथ ही ये भी मांग की है कि लोकसभा सदस्यों की संख्या अगले 25 साल तक 543 ही रखी जाए। कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने फ्रीज किए गए 4 बैंक खाते इस्तेमाल करने की टीएमसी की मांग को खारिज कर दिया है। साथ ही सभी पक्षों को अगले 5 हफ्तों में अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया। बिहार सरकार ने बीपीएससी टीआरई 4 परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया। अब शिक्षक भर्ती परीक्षा एक ही चरण में होगी। सीएम सम्राट चौधरी ने प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद इसका ऐलान किया है। पटना के गर्दनी बाग में छात्र लंबे समय से एक चरण में परीक्षा कराने की मांग कर रहे थे। गैर मराठी ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए अनिवार्य मराठी भाषा के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने उनको मराठी सीखने के लिए अब 1 साल का समय दिया। सीएम देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि सामान्य मराठी आनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं, इसीलिए 1 साल समय बढ़ा दिया गया। पीएम मोदी ने
1500 से ज्यादा जगहों पर युवाओं और खिलाड़ियों से वर्चुअल संवाद किया है। उन्होंने कहा कि ओलंपिक खेलों में भारत की भागीदारी बढ़ानी होगी, इसलिए 2036 के लिए अभी से खिलाड़ियों को तैयार किया जाए। पीएम ने यह भी कहा है कि युवाओं को स्क्रीन से ज्यादा स्पोर्ट्स सेंटर और प्लेग्राउंड चाहिए। यूपी के कानपुर में गंगा बैराज के पास ट्रेनिंग विमान क्रैश हो गया। 4 सीटर यह विमान करीब 12 बजे बाउंड्री वॉल से टकराकर खेत में जा गिरा। हादसे में पायलट सचिन भाटिया और ट्रेनी अभिषेक की मौत हो गई। विमान के पुर्जे दूर तक बिखर गए, हालांकि आग नहीं लगी। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई और इलाके में अफरा तफरी मच गई।